गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा और हम बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का जो सेकंड पेपर है हमारा डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट एंड जो स्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बॉटनी के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स का स्टडी किया था और लास्ट जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में वो हर्बेरियम शीट के हमने 3 टाइप देखे थे और हर्बेरियम शीट के टाइप्स को देखते हुए हमने उस टॉपिक को समाप्त कर दिया था। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स और हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया एंड टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, वर्गीकी साहित्य, जिनके बारे में पहले भी ये टर्मिनोलॉजी आई, जैसे मूर्ति ग्रंथ है, आइकॉन्स है, ठीक है ना। इसके अलावा मोनोग्राफ हैं, ये क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान के बारे में हम पहले ये देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के बारे में इनको स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। इनको स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम ये देखते हैं कि जो कंजर्वेशन या संरक्षण किया जाता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो इन सिट्यू और एक होता है एक्स सिट्यू। एक तो होता है इन सिट्यू और एक होता है एक्स सिट्यू। ये हमारे कंजर्वेशन के 2 मेथड्स होते हैं। कंजर्वेशन के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक्स सिट्यू और इन सिट्यू कंजर्वेशन। ठीक, अब हम इन कंजर्वेशंस की यदि हम बात करें कि ये जो कंजर्वेशंस के हमारे 2 प्रकार हैं, कंजर्वेशंस के जो हमारे पास ये 2 प्रकार हैं, एक्स सिट्यू और इन सिट्यू। एक्स सिट्यू का मतलब होता है कि किसी भी पादप या जंतु को उसके हैबिटेट से बाहर निकाल करके उसको हम प्रिजर्व करें, तो ये एक्स सिट्यू कंजर्वेशन कहलाता है भाई, ये स्थानीय संरक्षण। और इन सिट्यू का मतलब यानी उसके हैबिटेट में यदि उसको संरक्षण प्रदान किया जाए तो ये कहलाता है इन सिट्यू कंजर्वेशन। जैसे टाइगर को उसके हैबिटेट में, उसके आवास में ही संरक्षण प्रदान करना, तो टाइगर पार्क बना दिया, सेंचुरी बना दी, नेशनल पार्क बना दिए, तो ये इन सिट्यू कंजर्वेशन है। ठीक, एक्स सिट्यू कंजर्वेशन का मतलब कि किसी भी जंतु को हमने बाहर निकाल करके यदि प्रिजर्व किया, जैसे जू के अंदर चिड़ियाघर में प्रिजर्व कर रखा है, तो वो उसका हैबिटेट नहीं है, हमने उसको उसका जो नेचुरल हैबिटेट था, नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल करके प्रिजर्व किया है हमने उसको, तो वो क्या कहलाएगा, एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। इसी प्रकार से प्लांट्स को यदि उसके हैबिटेट में ही, यानी जिस हैबिटेट में प्लांट उगता है, भले ही वो जीरोफिटिक है, बीजोफाइटिक है, जैसा भी प्लांट है, ट्रॉपिकल कंडीशंस वाला है, सब ट्रॉपिकल कंडीशंस वाला है, उसको उसके हैबिटेट में यदि प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इन सिट्यू कंजर्वेशन। और उसके हैबिटेट से बाहर निकाल करके यदि हम बाहर निकाल करके प्रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक्स सिट्यू कंजर्वेशन कहलाएगा। ओके, अब हम देखते हैं भैया कि ये जो कंजर्वेशन के मेथड्स थे, इन्हीं के को ध्यान में रखते हुए हमने हर्बेरिया डेवलप किए, बॉटनिकल गार्डन्स डेवलप किए और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर डेवलप किया, ताकि उनसे संबंधित जानकारियाँ हमारी भावी पीढ़ियों को भी लगातार मिलती रहे। ठीक, वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आदि का अध्ययन प्रयोगशाला तक ही सीमित रहता है। इन शाखाओं के अध्ययन के लिए आवश्यक प्रायोगिक परिस्थितियों की उपलब्धता तथा संवेदनशील व अति परिष्कृत उपकरण व तकनीकों का संचालन प्रयोगशाला में ही संभव हो पाता है। जैसे यदि हम साइटोलॉजी की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, तो इन ब्रांचेज की स्टडी और इनसे रिलेटेड जो उपकरण हैं उनका संचालन प्रयोगशाला में ही संभव हो पाता है। लेकिन यदि हम पादप वर्गीकी का बात करें तो पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विस्तृत है। प्लांट टैक्सोनॉमी का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और प्लांट टैक्सोनॉमी का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसी कारण इसकी जाति, पादपों की विभिन्न जातियों को जानने के लिए इनके समस्त संभावित आवास स्थल हैबिटेट्स, हैबिटेट, ठीक है ना। आवास स्थल को क्या कहते हैं भैया, हैबिटेट, आवास स्थल, हैबिटेट, आवास स्थल, हैबिटेट को एकत्रित करना होता है, ठीक है ना।
टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग आवास क्षेत्र में जाकर के अलग अलग पादपों का अध्ययन करना ये एक दुष्कर कार्य है और एक हमारे लिए ये हरक्यूलियन टास्क है, ठीक है ना, यानी हमारे लिए परेशानी पैदा करने वाला कार्य है। इसी कारण टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट के लिए यह प्रयोगशाला, इस हेतु प्रयोगशाला से बाहर स्थित आवास स्थलों पर वर्गीकी का अध्ययन करने के लिए लेबोरेटरी से बाहर निकल करके प्लांट्स के हैबिटेट में जाना पड़ता है और वर्गीकी के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक। अतः विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए पौधों को प्रयोगशाला में प्रयुक्त परिरक्षित किया जाता है और फील्ड से लाए गए पादपों को प्लांट प्रेस में सुखा करके पादप संग्रहालय या हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। प्लांट प्रेस में सुखा करके पादप संग्रहालय या हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। पुष्पी पादपों को इस प्रकार परिरक्षित करने अथवा पादपालय बनाने की विधि हर्बेरियम टेक्निक कहलाती है, ठीक। हर्बेरियम शीट्स पर चिपकाए गए पादपों की विस्तृत पहचान वर्गीकी के साधनों का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस हेतु सामग्री के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के साहित्य, लिटरेचर तथा पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख रूप से फ्लोरा, कौन से हैं? फ्लोरा, वनस्पति जात। फ्लोरा को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? फ्लोरा को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति जात। फ्लोरा को हम क्या कहते हैं? FLORA। फ्लोरा को हम क्या कहते हैं हिंदी में? वनस्पति जात। वनस्पति जात यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वनस्पति, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली संपूर्ण वनस्पति जातियों का वर्णन जब एक जगह किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? फ्लोरा। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। फ्लोरा जैसे कई डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होते हैं। फ्लोरा जैसे फ्लोरा ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट, फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, ठीक। फ्लोरा फिर उसके बाद डिवीजनल स्तर के होते हैं और फ्लोरा फिर स्टेट लेवल के होते हैं, ठीक है ना। फ्लोरा है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आइकॉन्स। फ्लोरा के अलावा आइकॉन्स, ठीक। आइकॉन्स मूर्ति ग्रंथ, आइकॉन्स मूर्ति ग्रंथ यानी जिसमें पुस्तकों का हूबहू वर्णन होता है, पुस्तकों का हूबहू वर्णन, पादपों का हूबहू वर्णन होता है। जैसे बाबा रामदेव की किताबें आती हैं, जैसे आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के नाम से 2 किताब आती है, उनके अंदर पादपों की हर भाग का सूखने के बाद ड्राई कंडीशन में और पादप जब उसके हैबिटेट में लगे हुए होते हैं तो उस कंडीशन में भी पादप का कौन सा भाग काम में लिया जाएगा, किस परिस्थिति में काम में लिया जाएगा, उसका पूरा वर्णन होता है। तो पादपों का जब हूबहू सचित्र वर्णन किया जाए तो इस प्रकार की किताब क्या कहलाती है? मूर्ति ग्रंथ या आइकॉन्स कहलाती है, ठीक। अब हम अगला देखते हैं भैया, पादप वर्गीकी के साधन, या अगला टॉपिक आता है हमारा टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अगला टॉपिक आता है हमारा पादप वर्गीकी के साधन। अगला टॉपिक आएगा हमारा पादप वर्गीकी के साधन। पादप वर्गीकी के साधन, पादप वर्गीकी के साधन, टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें देखते हैं भैया टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या होगा। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी की यदि बात करें, जिस प्रकार से किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कई साधनों की, औजारों की, ठीक है ना, टूल्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से वर्गीकी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्गीकी के टैक्सोनॉमी के जो हमारे एम्स हैं उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब टैक्सोनॉमी के एम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे पादपों की पहचान करना, नामकरण करना, वर्गीकरण करना को निर्धारित करने के लिए भी कई साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब इन साधनों की यदि हम बात करें तो ये होते हैं हमारे फील्ड हर्बेरियम शीट या पादपालय, ठीक है ना, वनस्पति बॉटनिकल गार्डन्स और वर्गीकी साहित्य, ये 4 हैं हमारे पास में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में अंतिम साधन है वर्गीकी साहित्य ही सम्मिलित है, ठीक है ना, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर ही सम्मिलित है। हमारे लिए जो हमारा कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये चारों आएंगे। पहला आएगा फील्ड या क्षेत्र,
पहला कौन सा आएगा टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में? क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जहाँ से हम पादप जातियों को कलेक्ट करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में जाना, ठीक है ना, FIELD, ठीक। फील्ड क्षेत्र। दूसरा आता है हमारा पादपालय हर्बेरियम, पादपालय हर्बेरियम, ठीक है ना, पादपालय हर्बेरियम, पादपालय हर्बेरियम शीट तैयार करना, हर्बेरियम शीट तैयार करना। दूसरा आता है वनस्पति उद्यान या वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, और ये आएगा भैया हमारा कौन सा बॉटनिकल गार्डन। वनस्पति उद्यान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनिकल गार्डन, ठीक। फिर इसके बाद हमारा बॉटनिकल गार्डन के बाद आता है वर्गीकी साहित्य या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, वर्गीकी साहित्य टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, LITERATY, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, ठीक है ना, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। अब इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट आएगा हमारा फील्ड। पहला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा? फील्ड। ये टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इन 4 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा क्षेत्र, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? फील्ड। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? पहला पॉइंट आता है हमारा फील्ड, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं भैया फील्ड की। पादप वर्गीकी के अध्ययन के लिए आवास क्षेत्रों में बार बार सघन भ्रमण करना आवश्यक होता है, यानी प्लांट्स जिस हैबिटेट में उगे हुए हैं उस हैबिटेट में हमको पादप वर्गीकी या प्लांट टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, ताकि हम उस पादप की हर प्रकार की परिस्थिति को हम जान सकें, हर प्रकार की परिस्थिति को जान सकें, उसके क्लाइमेट में, उसके हैबिटेट में हमको जाना आवश्यक होता है। तो पादप वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का अध्ययन, प्लांट टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने के लिए पादपों के आवास क्षेत्र में सघन भ्रमण करना आवश्यक होता है, तथा फील्ड की सीमाओं का हमको पहले एक बार निर्धारण कर लेना चाहिए कि हम इस फील्ड में भ्रमण करेंगे, ठीक। यह कार्य अध्ययन उद्देश्यों तथा पारिस्थितिकीय, इकोलॉजिकल तथा प्रशासकीय सीमा रेखाओं के आधार पर किया जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ने हमारे फील्ड का निर्धारण किया तो हमको प्रशासकीय सीमाओं का ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि प्रशासन को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना हो हमारे अध्ययन से रिलेटेड। यदि हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्रशासनिक सीमाओं को लांघ रहे हैं तो हमको प्रशासन से अनुमति भी लेनी पड़ती है कई बार, कि हम यहाँ पर पादपों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको अनुमति भी लेनी पड़ेगी, ठीक। अब प्रशासकीय पारिस्थितिकीय दृष्टि से यदि हम फ्लोरा का अध्ययन करें, वनस्पति जात का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। सीमा रेख पारिस्थितिकीय दृष्टि से इकोलॉजिकल कंडीशंस के बेसिस पर निम्न हम वनस्पति जात का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय आवास, मरु आवास। पहला कौन सा आएगा हमारे पास में? इकोलॉजिकल बेसिस पर यदि हम बात करें, इकोलॉजिकल बेसिस पर यदि हम बात करें तो इकोलॉजिकल बेसिस पर पहला आता है जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास। पहला कौन सा आएगा हमारे पास में? जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट। दिख रहा है कि नहीं भैया यहाँ तक? जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक। अब हम बात करते हैं भैया, ये इकोलॉजिकल दृष्टि से पहला आया हमारे पास में जलीय आवास एक्वेटिक हैबिटेट। फिर जलीय आवास के बाद दूसरे टाइप के जो आवास होंगे वो आएगा मरु आवास या डेजर्ट हैबिटेट, जिसके अंदर कैसे पादप उगते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स उगते हैं। जैसे हम
पश्चिमी राजस्थान में जाएं तो पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के पादप उगेंगे, जीरोफिटिक प्लांट्स उगेंगे, जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट्स होगा, ठीक है ना, पानी की अनुपलब्धता होगी, ठीक है ना, स्केरिसिटी होगी वाटर की, वहाँ पर जो पादप उगेंगे वो हमारे सक्यूलेंट्स जीरोफाइट्स होंगे, मांसल अमरूदभेद, स्कोटोएक्टिव उसमें स्टोमेटा पाए जाएंगे, जीरोफिटिक प्लांट होंगे, ठीक है ना, जीरोफिटिक प्लांट होंगे। केम एनाटॉमी उनके अंदर देखने को, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल देखने को मिलेगी। तो ऐसे जो पादप होंगे वो हमारे कैसे होंगे, मरु आवास वाले होंगे। जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। इन जिलों में जो पादप, इन जिलों की जो पारिस्थितिकीय कंडीशन है वो कैसी है, मरु आवास वाली है। जलीय आवास के अंदर जैसे हम नदियों में, झरनों में, तालाबों में यदि हम पादप देखें तो उनके अंदर हमको अलग टाइप के पादप देखने को मिलेंगे। उनकी इकोलॉजिकल कंडीशंस अलग होगी, एनाटॉमी अलग होगी। यानी जैसे हम हाइड्रिला की बात करें, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, ट्रापा है, टीनोस्पोरा है, तो इन पादपों के अंदर अलग टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलेगी। ठीक, रूट सिस्टम अनडेवलप्ड देखने को मिल सकता है, म्यूसिलेज की लेयर देखने को मिल सकती है क्योंकि जलीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो पूरी प्लांट बॉडी होगी उस पर म्यूसिलेज की लेयर होगी, ठीक है ना। रूट सिस्टम अनडेवलप्ड कंडीशन का देखने को मिल सकता है, सबमर्ज्ड मिल सकते हैं या फिर ये फ्लोटिंग भी मिल सकते हैं हमको। तो इस प्रकार से एक्वेटिक हैबिटेट के जो प्लांट्स होंगे उनकी इकोलॉजिकल जो कंडीशंस होंगी वो अलग होंगी, और जो डेजर्ट कंडीशन वाले प्लांट होंगे उनकी इकोलॉजिकल कंडीशंस अलग होंगी। दूसरा आता है हमारा मरु आवास, डेजर्ट हैबिटेट, DESERT, डेजर्ट हैबिटेट, ठीक है ना, डेजर्ट हैबिटेट वाले, ठीक है ना, डेजर्ट हैबिटेट वाले। फिर आते हैं हमारे तीसरे, कौन से तीसरे आते हैं भैया, ये पर्वतीय आवास, हिली हैबिटेट। कौन से आएंगे हमारे तीसरे, पर्वतीय आवास वाले, ठीक है ना, पर्वतीय आवास वाले। अब देखो पर्वतीय आवास वाले जो पादप होंगे वो अल्पाइन टाइप्स के मिलेंगे, ठीक है ना, एल्पाइन टाइप्स के होंगे। उनके अंदर शंकुनुमा ढाल मिलेगा, ठीक है ना, शंकुनुमा ढाल मिलेगा, और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस अलग ही होंगी, है ना, उनके अंदर अलग ही इकोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट देखने को हमको मिलेंगी। पर्वतीय आवास हिली हैबिटेट, पर्वतीय आवास हिली हैबिटेट, हिली हैबिटेट। अब हम बात करते हैं कौन सा, फॉरेस्ट हैबिटेट, यानी मीजो वन जो क्षेत्र होता है, हमारी मीजोफिटिक कंडीशंस, समोद्भिद परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जो पादप उगे हुए देखने को मिलते हैं वो कौन से कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे हमारे फॉरेस्ट हैबिटेट वाले पादप। वन आवास, चौथा होगा हमारा वन आवास, फॉरेस्ट हैबिटेट वाले प्लांट, फॉरेस्ट हैबिटेट वाले प्लांट। अगले हमको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से जैसे हम खेती करते हैं, ठीक है ना, तो खेती करने वाले जो पादप होते हैं वो जनरली हमको वन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं, और बल्कि वो पादप एक अलग टाइप के पादप होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है। ये सारे कैसे होते हैं भैया, कल्टीवेटेड प्लांट हैं, ठीक है ना, जिनकी हम खेती करते हैं। तो खेती किए जाने वाले जो पादप होंगे ये कौन से होंगे हमारे, कल्टीवेटेड प्लांट्स होंगे, और इनको हम हिंदी में कहते हैं क्रस्ट खेती, ठीक है ना, क्रस्ट खेत, कल्टीवेटेड फील्ड्स, क्रस्ट खेत, ठीक है ना। तो पांचवें टाइप का जो इकोलॉजिकली बेसिस पर आएगा वो आएगा हमारा क्रस्ट खेत, कल्टीवेटेड फील्ड, ठीक, कल्टीवेटेड फील्ड वाले होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं भैया, हमारा अगला पॉइंट आता है, ठीक, ये क्षेत्र आ गया। अब हमारे पास में अगला पॉइंट आएगा, ठीक, ये क्षेत्र वाला पॉइंट था, और इकोलॉजिकली बेसिस पर हमने ये देखा कि ये 5 टाइप के हमने इसके प्रकार देखे, और 5 टाइप के प्रकार देखने के बाद ये हमने पारिस्थितिकीय दृष्टि से पादपों के आवास देखे। अब हम देखते हैं कि प्रशासकीय दृष्टि से फील्ड का जो निर्धारण होता है वो तहसील, जिला, ठीक, तहसील, जिला, डिस्ट्रिक्ट,
तहसील है, ठीक है ना, ज़िला है, संभाग है, फिर उसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। राष्ट्र, प्रांत, स्टेट और राष्ट्र स्तर के होते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आवास तथा क्षेत्रों के अनुसार फ्लोरा का अध्ययन प्रस्तावित किया है, ठीक है ना। इधर देखो भैया, ये भारत सरकार की एक शीर्षस्थ संस्था है जो एक प्रकार से सेंसस से रिलेटेड है। किसके? प्लांट के सेंसस से रिलेटेड है। BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, ठीक है ना। ZSI और BSI, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रशासकीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तहसील, जिला, ठीक, इसके अलावा डिवीज़न, संभाग, प्रांत या स्टेट, ठीक है ना, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सीमाओं का निर्धारण करते हुए फ्लोरा को 3 भागों में डिवाइड किया है कि हम 3 टाइप का फ्लोरा का अध्ययन कर सकते हैं। और वो 3 टाइप का फ्लोरा आता है। पहला हमारा जिला स्तरीय फ्लोरा। पहला कौन सा आता है हमारा? जिला स्तरीय फ्लोरा। पहला आता है हमारा जिला स्तरीय फ्लोरा। डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लोरा, जिला स्तरीय फ्लोरा, इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लोरा, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लोरा। फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा राज्य स्तरीय फ्लोरा। दूसरा आता है हमारा राज्य स्तरीय फ्लोरा, ठीक है ना, राज्य स्तरीय फ्लोरा। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे स्टेट लेवल फ्लोरा। फिर तीसरा आएगा हमारा स्टेट लेवल फ्लोरा के बाद तीसरा आएगा हमारा राष्ट्रीय फ्लोरा या नेशनल फ्लोरा, ठीक है ना, नेशनल फ्लोरा, ठीक। अब हम बात करें भैया कि ये जो काम था ये सबसे पहले ये काम ब्रिटिश लोगों के द्वारा चालू किया गया और ब्रिटिश लोगों ने या लैटिन कंट्रीज़ के अंदर ये काम चालू किया गया फ्लोरा का। फ्लोरा किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वनस्पति का वर्णन होता है और इसको प्रशासकीय दृष्टि से BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा के अलावा एक स्टेट फ्लोरा और एक नेशनल फ्लोरा, ठीक है ना। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा की बात करें, हम करौली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो करौली ज़िले में पाई जाने वाली पादप जातियों का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके यदि हमने करौली ज़िले में पाई जाने वाली पादप जातियों का अध्ययन किया और उसको हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लोरा ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। फ्लोरा ऑफ, जैसे हमने सवाई माधोपुर ज़िले की पादप जातियों का अध्ययन किया, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लोरा ऑफ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। फ्लोरा ऑफ उदयपुर, फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब कई ज़िले मिलते हैं प्रशासकीय दृष्टि से, जब देखो कई ज़िले मिलते हैं तो वो ज़िले मिल कर के क्या बना लेते हैं? संभाग बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ज़िले की बात करें तो जिला स्तर पे जैसे एक कलेक्टर होता है, जिलाधीश, ठीक है ना, और पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है IPS ऑफिसर। तो इसी प्रकार से जब कई ज़िले मिलते हैं तो ज़िले मिलकर के क्या बना लेते हैं? संभाग, ठीक है ना। यानी उन ज़िलों का किसी एक विशेष क्षेत्र के ज़िलों का कि प्रशासनिक कार्यों का जो संचालन होता है वो संभाग स्तर से होता है, डिवीज़न स्तर से होता है। और इसी आधार पर हमारे राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए? 7 संभाग बनाए गए हैं। नवीनतम जो संभाग है वो हमारा कौन सा है? भरतपुर है, जिसके अंतर्गत हम आते हैं, ठीक है ना। भरतपुर के अंदर भरतपुर है, अलवर है, करौली है और सवाई माधोपुर है। ये 4 ज़िले शामिल किए गए हैं। यदि हम इन चारों ज़िलों की वनस्पतियों का अध्ययन करें तो ये क्या कहलाएगा भैया? फ्लोरा ऑफ भरतपुर डिवीज़न, ठीक। भरतपुर संभाग की वनस्पतियों का अध्ययन करके यदि हम एक जगह संकलित करें तो ये कहलाएगा हमारा फ्लोरा ऑफ भरतपुर डिवीज़न। और इसी प्रकार से जब हमने
जब हम संभाग स्तर का फ्लोरा तो बीएसआई ने प्रपोज नहीं किया, लेकिन संभाग स्तर के फ्लोरा के बाद में हमारा आता है स्टेट लेवल फ्लोरा। स्टेट लेवल फ्लोरा ये बीएसआई के द्वारा प्रपोज नहीं था, डिवीज़न फ्लोरा, ठीक। और ये हमारा फिर आएगा स्टेट लेवल फ्लोरा। जैसे राजस्थान राज्य में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन करके हम एक जगह लिखें तो ये क्या कहलाएगा भैया, हमारा स्टेट लेवल फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ राजस्थान। और भारत की पूरी वनस्पतियों का वर्णन करके लिखें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नेशनल फ्लोरा या राष्ट्रीय फ्लोरा। फील्ड, अब अगला पॉइंट आता है भैया, फील्ड निर्धारण में कम से कम 1 वर्ष तक प्रति माह अथवा माह में 2 बार इसमें जाकर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की पादप जातियों का गहन एकत्रीकरण, है ना, यानी कि अच्छी तरीके से उनका हम कलेक्शन करें और पादपाले नमूने बनाने चाहिए तथा पहचान उनकी सुनिश्चित करनी चाहिए, पहचान उनकी सुनिश्चित करनी चाहिए। फील्ड तथा अध्ययन क्षेत्र में भ्रमण के लिए की जाने वाली आवश्यक तैयारियां तथा साथ में लिए जाने वाले उपकरण, पादप जातियों को एकत्रित करने की विधि, उनकी हर्बेरियम शीट बनाने की विधि, ठीक, पहचान करने की विधि तथा विस्तृत वर्णन नीचे हर्बेरियम शीट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, हर्बेरियम शीट के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हर्बेरियम अथवा पादपालय या वनस्पति संग्रहालय। अगला पॉइंट कौन सा आएगा, अगला टॉपिक हमारा पादपालय या हर्बेरियम, ठीक है ना, पादपालय या हर्बेरियम। अगला पॉइंट आता है हमारा पादपालय। हर्बेरियम, पादपालय, हर्बेरियम, ठीक। पादपालय या हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पादप संग्रहालय ऐसे संग्रहालय हैं जिनमें सूखे हुए, ड्राइड, जिनमें सूखे हुए पादपों के विभिन्न भागों को हम सुखा लेंगे, जैसे पत्ती है ना, इसके पत्ती के अलावा विभिन्न पुष्पीय भाग हैं, जैसे बाह्य दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है, ठीक। इसके अलावा यदि वो पादप का हम कोई, जैसे प्रतान है, ठीक है ना, प्रतान के अलावा यदि कोई रेकिस है, ठीक है ना, इसके अलावा यदि हम उसका कोई पतली शाखा या टहनी है, ठीक है ना, यदि उसकी कोई ट्विग है जिसको हम सुखा सकते हैं, छोटी है, ठीक है ना, जिसको हम 11.5 बाई 16.5 इंच की हर्बेरियम शीट पर चिपका सकते हैं सुखा करके, तो उसको काम में लेंगे, ठीक है ना। सूखे हुए तथा माउंटेड, प्रतिरोपित यानी अच्छी तरीके से उनको गोंद से चिपका करके, माउंटेड व पहचाने हुए पादप प्रतिरूप, आइडेंटिफाइड प्लांट स्पेसीमेन ही होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई प्लांट स्पेसीमेन, यानी कहने का मतलब सूखे हुए, प्रतिरोपित तथा पहचान किए हुए पादप प्रतिरूप किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर व्यवस्थित तथा उनका संचय किया जाता है, किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उनको संग्रह तथा उनका संचय किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पादपों का कलेक्शन करना, ठीक है ना, उनकी ड्राइड स्पेसीमेन कॉपीज तैयार करना क्या कहलाता है, हर्बेरियम शीट कहलाता है, हर्बेरियम शीट कहलाता है। अब इसके टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के जो हमारा पहला टॉपिक था फील्ड, ये कंप्लीट हो गया। इकोलॉजिकल बेसिस पर हमने इसको देख भी लिया। दूसरा हमारा टूल आएगा हर्बेरियम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।